जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे माल्थस का आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित विचार 1820 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रकाशित हुई। तो माल्थस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी पुस्तक में जो है उनके आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांत देखने को मिलते हैं। टी.आर. माल्थस भी अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में पूंजी संचय की प्रक्रिया माना है। एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, डेविड रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं और माल्थस भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं। तो पूंजीवादी विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की इस प्रक्रिया का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, वो पूंजी संचय ही है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री पूंजी संचय को लेकर ही चलते हैं और तीनों ही अर्थशास्त्री बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो लाभ ही पूंजी संचय है। पूंजीपतियों का लाभ जितना अधिक होगा, पूंजी संचय भी उतना अधिक होगा। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया है। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया पूंजी संचय ही किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आधार है। तो लाभ के माध्यम से जो किया गया जो पूंजी संचय ही वही अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। तो तीनों ही अर्थशास्त्रियों के विचारों में काफ़ी समानता यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूंजी संचय के लिए माल्थस भी पूंजीपतियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि श्रमिकों के संदर्भ में उनका मानना है कि चूँकि श्रमिक जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी प्राप्त करते हैं, अतः श्रमिकों की बचत शून्य होती है, जिसके कारण पूंजी संचय एवं आर्थिक विकास में उनकी भूमिका नगण्य होती है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री श्रमिकों को जो दी जाने वाली मजदूरी है वह उनकी जीवन निर्वाह के बराबर होती है। तो श्रमिकों की मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर होती है और जो पूंजी संचय है वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। आगे देखते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में माल्थस का मानना है कि पूंजी संचय आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी संचय का स्रोत पूंजीपतियों के उच्च लाभ है। सेम यही चीज़ एडम स्मिथ भी बात करते हैं और रिकार्डो भी इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। पूंजीपतियों के लाभ से ही बचत पूंजी संचय संभव है, क्योंकि श्रमिक इतने निर्धन होते हैं कि उनके लिए बचत करना संभव नहीं है। माल्थस भी अपने पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीपतियों के लाभ के आधार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता एवं श्रमिकों की मजदूरी यानी जीवन निर्वाह के अंतर को माना है। तो बाकी अर्थशास्त्री भी जो है ये कहते थे श्रमिकों का जो औसत उत्पादन है, इसमें से अगर हम सीमांत उत्पादन निकाल दें तो जो हमारा बचेगा इसके अंतर को ही जो है एक आधार मानते हैं और वही जो है लाभ भी है। इस प्रकार उत्पन्न लाभ का पूंजी के रूप में निवेश जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अधिक श्रमिक उत्पादन कार्य में लगाए जाते हैं, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जो अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी के दर के बराबर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी विचारों में भिन्नता देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी की दर के बराबर हो जाती है। यहाँ पे माल्थस जी कहते हैं कि श्रमिकों का जो सीमांत उत्पादकता है वो इतना घट जाता है कि वो उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर हो जाता है। तो सीमांत उत्पादकता के घटने के कारण जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घट जाता है, यानी पूंजी संचय भी घट जाता है और लाभ के शून्य होने के साथ साथ पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक जाती है और विकास स्थिर हो जाता है। तो जहाँ लाभ शून्य होगा पूंजी संचय भी रुक जाएगा।
तो पूंजी संचय रुक जाएगा, लाभ शून्य हो जाएगा। ये तीनों ही अर्थशास्त्री जो है एक ही जैसे विचारों की बात कर रहे हैं, एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था आ जाती है। आगे देखते हैं। माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पूंजी संचय की प्रक्रिया को विश्लेषित करने के क्रम में अपने ऐसे व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया है जो पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों से भिन्न है। आइए थोड़ा भिन्नता को देखते हैं हम लोग, क्या भिन्न है। माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के महत्व को अपनी पुस्तक एशियन पॉपुलेशन में व्यक्त किया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजी संचय आवश्यक है। पूंजी संचय की दर में वृद्धि होने पर श्रम की मांग बढ़ती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। किंतु जनसंख्या वृद्धि से मात्र पूंजी संचय में वृद्धि या आर्थिक विकास संभव नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि तभी संभव है जब जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में भी वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में जब वृद्धि होगी तभी जो है पूंजी संचय में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं। प्रभावी मांग में वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि व आर्थिक विकास संभव है। यहाँ पे प्रभावी मांग जो है एक नया शब्द लेकर आते हैं माल्थस, जो कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचारों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए माल्थस का ये सिद्धांत थोड़ा से डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है प्रभावी मांग को लेकर। इस प्रकार माल्थस ने आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। तो आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, इसे स्वीकार करने वाले जो प्रथम अर्थशास्त्री थे वो माल्थस थे। माल्थस के अनुसार पूंजी संचय की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर प्रभावी मांग की कमी अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था का मुख्य कारण है। प्रभावी मांग में जो कमी आती है जिसके कारण जो है पूंजी संचय घटने लगता है। किंतु प्रभावी मांग की कमी को कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था से उसे गतिशील कैसे बनाया जाए, यह समाधान प्रस्तुत करने में माल्थस असमर्थ रहे। तो इस प्रभावी मांग की जो कमी है इसको कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था को स्थिर से गतिशील कैसे बना जाए, इसे दूर करने में जो है माल्थस जो असमर्थ रहे। माल्थस की इस असमर्थता को आगे चलकर जेम्स किस ने 1930 की महान मंदी को दूर करने के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि करने हेतु राज्य व सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। तो यहाँ पे जो है जेम्स किस ने जो है प्रभावी मांग की जो है व्याख्या जो है सही तरीके से इसकी व्याख्या प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए जो है, इसको लेकर जो है जेम्स किस जो है अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है राज्य और सरकार की भूमिका जब महत्वपूर्ण होगी, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है अर्थव्यवस्था में जब निवेश करेंगे, सरकारी व्यय को बढ़ाएंगे, इससे जो है प्रभावी मांग की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आगे देखते हैं। माल्थस से के बाजार नियम के प्रति इस संदर्भ में मांग में कमी अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। माल्थस से के इस नियम से सहमत नहीं है कि बाजार में उत्पादन या वस्तुओं की भरमार नहीं हो सकती, क्योंकि श्रमिक जो उपभोक्ता है अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। इस प्रकार बाजार में मांग की तुलना में वस्तुओं की आपूर्ति अधिक होती है। वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग के इस अंतर को पूंजीपतियों के मांग से भी पूरा नहीं किया जा सकता है। पूंजीपति मितव्यता में विश्वास रखते हैं
और एवं पूंजीपति अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए रोजमर्रा की सुविधाओं एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं से वंचित रखते हैं। मितव्ययी होने के कारण वह अधिक उत्पादनशील श्रमिकों को नियोजित करते हैं। इस प्रकार बाजार में प्रभावी मांग में कमी के कारण बाजार में सामान्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक या भरमार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत, लाभ, बचत, निवेश एवं पूंजी संचय में कमी आ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर माल्थस जो है से का जो बाजार नियम है उस विचार से सहमत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। माल्थस ने आर्थिक विकास के क्रम में पूंजी संचय की प्रक्रिया की अंततः रोकने एवं अर्थव्यवस्था की गतिहीन या स्थिर अवस्था में पहुंचने का एक मुख्य कारण उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय का न होने का स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो स्थिर अवस्था में पहुंच जा रही है, संचय प्रक्रिया रुक जा रही है, पूंजी संचय रुक जा रहा है, पूंजीपतियों का लाभ कम हो गया, शून्य हो गया। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो माल्थस जो है उत्पादन एवं वितरण के मध्य जो है असंतुलन की बात करते हैं। उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय न होने को स्वीकारते हैं। माल्थस ने उत्पादन एवं वितरण को धन या पूंजी संचय को दो मुख्य तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। यदि इन दोनों तत्वों का सही अनुपात में मिलाया जाए तो अर्थव्यवस्था के धन या पूंजी संचय को तेजी से बढ़ाएंगे और संभव है कि अर्थव्यवस्था में स्थिर अवस्था या गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे माल्थस ये कहते हैं कि उत्पादन और जो वितरण है, अगर इनके बीच सही से समन्वय किया जाए, उत्पादन के बीच जो है उत्पादन के साधनों के बीच जो वितरण है सही तरीके से अगर किया जाए तो उत्पादन और वितरण के बीच जो है गैप नहीं आएगा और जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो है स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। परंतु इन दोनों तत्वों को अलग अलग लिया जाए या सही अनुपात में न मिलाया जाए तो धन या पूंजी संचय की दर उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंततः स्थिर अवस्था आ जाएगी। तो उत्पादन और वितरण के मध्य जो है समन्वय जो है, इनके बीच जो समन्वय है सही तरीके से हो, इनके बीच जो है इनका जो एक सही अनुपात जो है उत्पादन में लिया जाए, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल्थस पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था या गतिहीन अवस्था को पूंजीवादी विकास को एक महत्वपूर्ण समस्या या बाधा के रूप में स्वीकार किया है। इस समस्या को माल्थस ने संभावित जीएनपी वृद्धि एवं वास्तविक जीएनपी वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित किया है। तो यहाँ पे जीएनपी की बात करते हैं। संभावित जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित करते हैं। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। माल्थस का मानना है कि स्थिर अवस्था में संभावित जीएनपी वृद्धि की तुलना में वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। ये कहते हैं कि जो संभावित जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसकी वृद्धि अधिक होती है, वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। इस अंतर का मुख्य कारण मांग की कमी है। यदि मांग की कमी को दूर किया जाए तो वास्तविक जीएनपी वृद्धि संभावित जीएनपी वृद्धि के बराबर होगी और यह एक सुखद अनुभव होगा। किंतु इस साम स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था के विकास को माल्थस ने प्रौद्योगिकी उन्नत एवं गैर आर्थिक कारकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। किंतु इस साम स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मांग में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों को बताने में असमर्थ रहे माल्थस, जिसकी पूर्ति आगे चलकर जेम्स ने की है। तो ये रहा आर्थिक विकास का सिद्धांत माल्थस का जो है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे अर्थशास्त्रियों के विचारों को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।